हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो लेकर आ गए हैं हम आपके लिए सेकंड वीडियो इकोनॉमिक्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 क्लास 12th लेकर आपको स्टार्ट करेंगे। इसके लास्ट जो वीडियो थी वो चैप्टर 1 से रिलेटेड थी। एक दो दिन इसमें लेट हो गए हम, लेकिन कोई बात नहीं, आपके साथ इसी तरह से हम बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए देखिए बेटा, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। ये डोमेस्टिक टेरिटरी बड़ा परेशान करता है हम लोगों को। क्या है ये डोमेस्टिक टेरिटरी, क्यों नहीं समझ में आता है? अरे अभी समझ में आएगा। देखो बेटा, एक शॉर्ट सा एग्जांपल दूंगा, उससे लेकर हम समझेंगे, फिर उसके बाद हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे लेकर जाएंगे। एग्री? चलिए देखिए, ये इंडिया का मैप है हमारा। मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं। इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी आप लोग जानते हैं, बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। मूवी देखी थी बजरंगी भाईजान, उसमें जो सलमान खान मुन्नी को छोड़ने के लिए गया था पाकिस्तान एम्बेसी में, लेकिन वो पाकिस्तान एम्बेसी थी कहां पर? इंडिया के अंदर थी। समझ में बात आ रही है? इसका मीन्स क्या है कि एम्बेसी हर कंट्री के दूसरी कंट्री में हो सकती है। अपनी इंडिया के अंदर यूएसए की एम्बेसी है, यूके की एम्बेसी है, एंड मैनी मोर कंट्रीज की है। इंडिया की एम्बेसी भी दूसरी कंट्रीज में है। लेकिन सर ये एम्बेसी है क्या, ये तो बता दो बेटा। एम्बेसी का मतलब होता है एक कंट्री का अपना एक ऑफिस, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत से ऑफिस दूसरे बने हुए हैं। जैसे हमारा हेड ऑफिस तो यहां पर है, लेकिन हमारी ब्रांचेस ऑफिस दूसरे बने हुए हैं, राइट? तो अब हम आपको समझाते हैं। अगर जो मेरा इंडिया है, कुछ ऐसी चीजें जिसको हम ये बोल के रख दें ये तो इंडिया का है, कुछ ऐसी चीजें जिसको हम ये बोल दें ये तो इंडिया का है, जैसे एम्बेसी। अगर हम यूएसए के अंदर, यूएसए कंट्री के अंदर, ये यूएसए कंट्री का पूरा एरिया है, सपोज दैट, मान के चलिए यूएसए कंट्री है पूरी। सर स्क्वायर में तो है नहीं। अरे मैंने नहीं बोला स्क्वायर में है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं ये यूएसए कंट्री है। मुझे इंडिया का मैप अच्छी तरह पता है, मैंने बना दिया, मुझे नहीं पता यूएसए का मैप कैसा दिखता है। ओके, अब वहां पर ये जो एरिया है, यहां पर हमने अपने इंडिया का एक ऑफिस खोला हुआ है। क्यों खोला हुआ है जी हमने ऑफिस? भाई सिंपल सी बात है, हमारे इंडियन यहां घूमने जाएंगे, हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, घूमने जा रहे हैं, एजुकेशन लेवल के लिए करने जा रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम से वो फंस सकते हैं यहाँ पर। अब वो प्रॉब्लम हो रही है उनको, तो वो कहाँ जाएंगे? ऐसा उनको कोई सुनने वाला तो होना चाहिए उनको खुद का। तो ये हमारा ऑफिस है, इंडिया का ऑफिस, यहाँ वो आएंगे। तो ये जो इलाका है, ये जो टेरिटरी है, ये किसकी है? इंडिया की है। तो मैंने अभी आपसे क्या बोला? देखते ही कह रहे अरे ये तो इंडिया है, तो ये किसका है टेरिटरी? इंडिया का। ये किसकी एम्बेसी है? इंडिया की। ऐसे ही यूके कंट्री, मतलब बहुत सी कंट्री के अंदर हमारे ऑफिसेस हैं जिसको हम एम्बेसी बोलते हैं। तो बेटा ये क्या हो गया, इसमें भी छोटा सा ऑफिस हमने बना लिया, ये भी। तो ये और ये तो हमारा खुद का है ही है। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी हो गई इंडिया की। इसमें बहुत सी चीजें इंक्लूड होती हैं, अभी मैं बताऊंगा बारी बारी से। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हाँ सर ये तो हमारा इंडिया है ही है, ये तो डोमेस्टिक टेरिटरी हो ही गया। और अगर बाहर कंट्री में कुछ ऐसी पॉइंट, जैसे एम्बेसी आपने एग्जाम्पल दिया, वो भी क्या हो गई? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। इसी के साथ साथ मैंने आपसे बोला था कि अगर कोई दूसरी कंट्री की जो एम्बेसी है वो हमारे इंडिया में हो सकती है। मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, पाकिस्तान एक कंट्री जिसका एम्बेसी हमारे इंडिया के अंदर है, तो यूएसए का भी एम्बेसी हमारे इंडिया के अंदर रहेगा, और भी कंट्रीज का एम्बेसी हमारे इंडिया के अंदर है। तो जैसे इंडिया के अंदर एक एम्बेसी है यूएसए का, तो ये किसका है एम्बेसी? यूएसए का, राइट? तो इट इज अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ यूएसए, नॉट इंडिया। मतलब सर सिंपल सी बात है, जो एरिया हमारा है ही नहीं, क्योंकि ये डोमेस्टिक टेरिटरी हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, वो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो यहां पर मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। अब थ्योरी पर आते हैं और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखिए, तो फर्स्ट जो आपके लिए थ्योरी है कि इट्स अ थ्योरी, इट्स रेफर टू ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट within which person, goods and capital circulate freely। ये एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी हो सकती है जो गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए जाता है। मतलब संभालता कौन है, उसको ऑपरेट कौन कर रहा है? एक गवर्नमेंट, जिस कंट्री से वो रिलेटेड है। विद इन विच, जिसके अंदर पर्सन, गुड्स और कैपिटल यानी कि इंडस्ट्री वगैरह सर्कुलेट हो सके फ्रीली, तो उसको क्या बोला जाता है? डोमेस्टिक टेरिटरी। इन एडिशन टू द पॉलिटिकल फ्रंटियर, डोमेस्टिक टेरिटरी आर इंक्लूड।
पॉलिटिकल फ्रंटियर के अलावा इसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। पॉलिटिकल फ्रंटियर क्या हो गया, ये जो आपको आउटलाइन दिख रही है ये पॉलिटिकल टेरिटरी है इंडिया की, ये पॉलिटिकल टेरिटरी है। लेकिन हमको क्या पता करना है, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, पॉलिटिकल फ्रंटियर के अलावा हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। तो नंबर 1, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। इसका मतलब जैसे कोई शिप्स है, कोई एयरक्राफ्ट है, एग्जांपल एक एरोप्लेन इंडिया से उड़कर यूएसए में गया, ठीक है। अब वो इंडिया से उड़कर यूएसए में गया तो वो यहां पर आके लैंड होगा, तो इतना जो एरिया है वो डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा इंडिया की। फिर से पढ़ लीजिए आप, शिप्स, एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड, चलाता है या ऑपरेट किया जाता है नॉर्मल रेसिडेंट, हमारे यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, इंडिया के कोई नॉर्मल रेसिडेंट है उसके द्वारा चलाया जाता है 2 कंट्री के बीच में, तो वो क्या माना जाएगा। अब ये यहां से उड़ के गया ना यहाँ पर, तो ये प्लेन, ये शिप्स या एयरक्राफ्ट जो भी होगा वो डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगा इंडिया की। सेकंड नंबर, फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। अब देखो बेटा इसमें क्या क्या है, फिशिंग वेसल्स, जैसे हम किसी इंटरनेशनल वाटर में जाकर फिशिंग निकाल रहे हैं, कुछ एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ऑयल्स निकाल रहे हैं, नेचुरल गैस निकाल रहे हैं। रिग्स क्या होता है बेटा, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जी, ये बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं रिग्स, इट इज अ कंटेनर, ठीक है। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का मतलब पनडुब्बी वगैरह होती है ना, ये वही हो गया। ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर, जैसे मैंने अभी बोला आपसे इंटरनेशनल वाटर, यानी कि जो हमारा जैसे इंडिया का जो टेरिटरी है यहाँ तक, इसका 200 मीट्रिक तक तो हमारा एरिया होता है, लेकिन इसके बाहर भी अगर हम जाएंगे तो इंटरनेशनल वाटर कहलाएगा, और जिसमें अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी हुई। एम्बेसी, जिसकी अभी मैंने बात करी थी आपसे, एम्बेसी समझाए थे आपको मैंने। कॉन्सुलेट्स, जिस तरह से इंडिया का ऑफिस होता है ना दूसरी तरफ, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ऐसे एक पर्सन जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा उसका एक ऑफिस होगा, उसको कॉन्सुलेट बोलेंगे। एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, हमारा मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट किसी दूसरी कंट्री में हो सकता है, या तो उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो आप सिंपल फॉर्म में कुछ वर्ड्स हैं उनको आप लर्न कीजिए, समझा भी मैंने दिया है आपको। तो उसमें क्या क्या आता है, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स, कंटेनर्स, और एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट। ये चीज इंडिया की अगर कहीं और बाहर आउट ऑफ कंट्री में हैं तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएंगी इंडिया की, ठीक है। उसी तरह से अगर एम्बेसीज, मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट अगर किसी दूसरी कंट्री के इंडिया के अंदर हैं तो वो क्या माने जाएंगे, वो नहीं माने जाएंगे डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की। बहुत सिंपल है, इतना ही डोमेस्टिक टेरिटरी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमको बताते हैं, आगे देखिए। चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। अभी मैंने आपको बताया कि क्या क्या इंक्लूड होता है, चलो देखो बेटा क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स एंड द मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। अभी मैंने आपको वही बोला था ना कि अगर हमारे एम्बेसी, हमारे कॉन्सुलेट्स, अगर हमारे मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट अगर दूसरी कंट्री में है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी हुए हमारे इंडिया के। बट अगर दूसरी कंट्री के एम्बेसी, दूसरी कंट्री के एस्टेब्लिशमेंट, दूसरी कंट्री के कॉन्सुलेट्स अगर हमारी कंट्री में इनके ऑफिस है या इनके एस्टेब्लिशमेंट है तो वो नहीं हुए डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया के। सेकेंड नंबर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO लोकेट इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ का या WHO का, अगर वो इंडिया में इनका कोई ऑफिस है तो वो उतना एरिया डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं रहेगा इंडिया की। तो आई होप बच्चों, मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सिंपल है, अगर ये चीजें हमारे इंडिया के बाहर हैं, ये चीजें इंडिया की हैं और ये बाहर हैं इंडिया की और लेकिन बाहर हैं, जैसे हम बाहर घूमने गए और देखते ही हमने कहा, जैसे हम यूएसए गए ना, मैं यूएसए गया हूं, जाऊंगा शायद कभी, तो मैं अगर यूएसए गया तो उसमें मुझे क्या लगा, अरे ये तो इंडिया की एम्बेसी है, मैंने कहा ये तो इंडिया की एम्बेसी है, तो बस वो डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगा इंडिया की। लेकिन इंडिया के अंदर अगर यूएसए की एम्बेसी है तो वो नहीं है डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की। क्लियर? चलिए इसके बाद देखते हैं आगे का पॉइंट।
चलो अब देखते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। बेटा नॉर्मल रेसिडेंट क्यों हम बात कर रहे हैं, तो आपने लास्ट डिफाइन में देखा था ना कि जब कोई डोमेस्टिक टेरिटरी को लेकर एक पर्सन, एक नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा उस चीज को ऑपरेट किया जाता है, कोई शिप्स या एयरक्राफ्ट। तो नॉर्मल रेसिडेंट की अगर बात करेंगे तो नॉर्मल रेसिडेंट होते कौन है, तो उसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। ये एक इंडिविजुअल कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। Who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest, वो यहां पे रह रहा हो और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। तो देखो नॉर्मल रेसिडेंट इंडिविजुअल हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है। सेकंड पॉइंट इसमें, दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, whose सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका इस कंट्री में होना चाहिए। भाई सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ही क्या, तो उसके लिए मैंने आपको नीचे पॉइंट दिए हुए हैं दोनों, आप इसको रीड करिए। द रिसाइड, जो भी पर्सन रेसिडेंट हो रहा है, जो भी एक पर्सन है, लिव और लोकेट विद इन द कंट्री, वो यहां पे रह रहा हो डोमेस्टिक टेरिटरी में। डोमेस्टिक टेरिटरी में लास्ट तक हमको मैंने यही समझाया डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। तो एक पर्सन रह रहा हो डोमेस्टिक टेरिटरी में, उसका रहना, खाना पीना और खर्चा करना भी इसी टेरिटरी के अंदर हो रहा हो, तो ऐसे इसके लिए बोला जाता है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो समझ में आया सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, उसका रहना, कमाना, खर्चा उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रहा हो, तो उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या ऐसे पॉइंट हैं जो नहीं इंक्लूड हो पाते हैं एज अ नॉर्मल रेसिडेंट। नंबर 1, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, जो बाहर से लोग घूमने आए हैं, तो वो लोग कैसे हमारे कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट हो सकते हैं। फॉरेन स्टाफ ऑफ द एम्बेसी, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स। सेम बाहरी कंट्री से जो भी पर्सन यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे वो एम्बेसीज के स्टाफ हो सकता है, वो डिप्लोमेट्स हो सकते हैं, या आर्म फोर्स के कुछ मेंबर्स हैं। नंबर 3, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द यूएनओ एंड WHO, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी हमारा, क्योंकि वो इंटरनेशनल हुआ तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। नंबर 4, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई एम्प्लॉयज हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तो वो भी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं इंक्लूड होंगे। लेकिन हाँ, अगर वो मोर देन 1 ईयर के लिए यहां रह रहे हैं, मोर देन 1 ईयर का उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां बना हुआ है, उनका रहना, खाना, खर्चा यहां कर रहे हैं मोर देन 1 ईयर, तो वो एम्प्लॉय रेसिडेंट यानी कि नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएंगे। 5th नंबर, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, सीजनल वर्कर्स, कुछ सीजनल वर्कर होते हैं ना जो बाहर की कंट्री से इंडिया में आकर कुछ वर्क करते हैं फिर वो वापस चले जाते हैं, तो वो भी इंक्लूड नहीं होते हैं। बॉर्डर वर्कर्स, बेटा कुछ कंट्री के बॉर्डर के साइड में ही दूसरी कंट्री के लोग रहते हैं, वो पर डे के हिसाब से यहाँ आते हैं, वर्क करते हैं, फिर वो चले जाते हैं, तो इसमें भी वो इंक्लूड नहीं होंगे। अगर मैं आपको बात करूँ ना सभी 6 पॉइंट में, एक नॉर्मल क्राइटेरिया क्या है हमारा, मोर देन 1 ईयर। अगर कोई फॉरेनर है और वो इंडिया में आ रहा है या किसी भी कंट्री में आ रहा है, अगर वो उस कंट्री के अंदर 1 साल से ज्यादा रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां बना हुआ है, तो बेटा वो नॉर्मल रेसिडेंट हो जाता है। लेकिन अगर वो 1 साल के कम ही यहां पर रह रहा है या उससे पहले ही वो चला गया है, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। तो आप सभी पॉइंट्स में देखिए, टूरिस्टर हुआ, थोड़े 1-2 महीने आएगा, चला जाएगा। फॉरेन स्टाफ कोई वर्क करने के लिए आए कुछ दिन या कुछ महीने, फिर चले गए वो। ऐसे ही एम्प्लॉयज या क्रू मेंबर, सीजनल वर्कर, सीजन एक सीजन के लिए आए फिर चले गए। बॉर्डर वर्कर्स आते हैं चले जाते हैं वर्क करने के बाद, तो मोर देन 1 ईयर का उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट में आएंगे, क्योंकि मैंने 2 पॉइंट मैंने दिए हुए भी हैं, और नहीं है तो नहीं आ पाएंगे। बेटा सिंपल है, आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, तो क्लियर होगा आपको नॉर्मल रेसिडेंट। बहुत सिंपल है, आपको 2 पॉइंट लर्न करने नॉर्मल रेसिडेंट के लिए। और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो वो ये है। ये इंक्लूड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट उसमें नहीं आ पा रहे, और मोर देन 1 ईयर वाला पॉइंट भी इसमें नहीं आ पा रहा है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है, मोर देन 1 ईयर वाला। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप आर द 2 डिफरेंट टर्म्स। इसका मीन्स क्या है, तो सिंपल सी बात है। अभी मैंने जो आपको नॉर्मल रेसिडेंट पढ़ाया था वो रेसिडेंट वर्ड था, एक होता है सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप और रेसिडेंट में क्या डिफरेंस रहेगा, सुनिए। सिटीजनशिप,
सिटीजनशिप बेटा वो पर्सन हो सकता है जो उस कंट्री में उसका बॉर्न हुआ होता है, जन्म हुआ होता है, बर्थ हुआ होता है, बट जो आपका रेसिडेंटशिप है उसका टर्मिनोलॉजी को थोड़ी सी अलग है। तो एक चीज होती है सिटीजन और दूसरा वर्ड होता है रेसिडेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, चलिए देखिए। सिटीजनशिप इट इज अ बेसिकली लीगल कंसेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। तो प्लेस ऑफ बर्थ आगे बेटा इधर, ऑफ द पर्सन और सम लीगल प्रोविजन। ये आपका क्या हो गया, लीगल प्रोविजन। क्लियर। तो यहां पे बर्थ और लीगल प्रोविजन ये दो पॉइंट हैं अगर किसी कंट्री का सिटीजनशिप अगर होना होता है तो किसी पर्सन के लिए। तो दो पॉइंट मैंने नीचे आपको क्लियर भी किए हुए हैं, थोड़े से आप पढ़ सकते हैं उसको। व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया ही एक्वायर ऑटोमेटिक सिटीजनशिप। अगर किसी पर्सन का इंडिया में जन्म हो गया तो वो ऑटोमेटिक उस अपनी इंडियन कंट्री का सिटीजन बन गया। दूसरा पॉइंट, इफ ही बोर्न आउटसाइड इंडिया, अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर उसका जन्म हुआ है तो वो कैसे बनेगा, तो बेटा ही कैन एक्वायर सिटीजनशिप फॉलो द प्रोविजन ऑफ इंडियन लॉ। उसको कुछ लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल देता हूं, जिस तरह से अदनान सामी जो पाकिस्तानी सिंगर हैं लेकिन वो इंडियन सिटीजनशिप भी हैं, उनका सिटीजनशिप इंडियन है। रीजन, उनका जन्म नहीं हुआ बट उन्होंने कुछ लीगल प्रोविजन को फॉलो करके इंडियन गवर्नमेंट से अपने आप को इंडियन सिटीजनशिप ले रखी उन्होंने। ठीक है। तो दो चीजें हैं, या तो आपका जन्म हुआ हो या फिर वो पर्सन उस कंट्री के लॉ फॉलो कर ले, अपने इंडियन कंट्री के लॉ फॉलो करने पर वो इंडियन सिटीजनशिप हो जाएगा। सेकेंड वर्ड है रेसिडेंटशिप। अब रेसिडेंटशिप का मतलब क्या होता है, अभी तक मैं आपको जो पढ़ा रहा था नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट, तो लास्ट में मैंने आपको दो पॉइंट समझाए थे। फर्स्ट, एक ऐसा पर्सन जो मोर देन 1 ईयर तो यहां पर रहा हो। सेकेंड, एक तो मोर देन रहा हो, तो क्लियर है ये। और सेकेंड पॉइंट यहां पर है आपका कि उसका जो सेंटर इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी यहीं का बना हुआ हो। सेंटर इकोनॉमिक समय को क्या समझाया था, लास्ट 2 पॉइंट मैंने आपको क्लियर कराए हुए हैं। सेंटर इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है उसका कमाना, खर्चा और उसका सेटअप जो भी है वो यहीं पर ही रहता है, यहीं पर ही कमाता है, यहीं पर ही खर्चा करता है, तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है। तो रेसिडेंटशिप के आप डेफाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिस इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या लिखो बेटा, इकोनॉमिक कंसेप्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इफ ही रिसीड इन द कंट्री फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर, पीरियड मोर देन 1 ईयर, और दूसरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये दो चीजें, एक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट और दूसरा मोर देन 1 ईयर। चलिए, तो आपको क्लियर हो गया होगा रेसिडेंट एंड सिटीजनशिप में डिफरेंस। इन दोनों में एक मेन डिफरेंस और बता देता हूं, ये लीगली कंसेप्ट है क्योंकि यहाँ पे लीगली हमको प्रोविजन को फॉलो करना पड़ जाता है। ये इकोनॉमिक कंसेप्ट है और ये लीगल कंसेप्ट, दोनों में ये डिफरेंस है। तो आई होप आपकी आज जो वीडियो हमने शूट करी है आपके लिए वो आपको बहुत समझ में आई होगी, और आप इसमें आप बता सकते हैं, आप अपना कमेंट कर सकते हैं कि किस तरह से आपको लगा, क्या चीजें आपको नहीं समझ में आई। जैसे भी कमेंट रहेंगे उसका हम बिल्कुल आपको प्रॉपर तरह से आंसर देंगे। बेटा मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, हम आपकी जो वीडियो बना रहे हैं वो बहुत ही हमको हार्डवर्क करना होता है, बहुत ही चीज़ें हमको लेनी पड़ती हैं, इसमें हमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती हैं। आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे, क्योंकि एक जो सेक्शन होता है ना एजुकेशन चैनल में, तो एजुकेशन चैनल क्या होता है बेटा कि जो फनी वीडियोस होती हैं, फनी वीडियो के जो व्यूअर्स होते हैं वो मेल फीमेल, एक कोई पर्सन जो बिजनेसमैन है, जो एक बच्चा है, वो सभी लोग उसके अंदर आ रहे हैं। बट एजुकेशनल वीडियो वो सब कुछ स्पेसिफिक पर्सन के लिए होती हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। बेटा अगर आप लोग हमको इसी तरह सपोर्ट करेंगे, आपका प्यार अगर हमें मिलेगा, तो हम बेटा कुछ बड़े कोर्सेस आपके लिए इसी वीडियो पर फ्री लेकर आएंगे, और आप इसी तरह साथ जुड़ते रहिए। जैसा भी होगा हम आपके साथ लगे रहेंगे। थैंक यू।